हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी कैरियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हम एमपी टेट ईवीएस का सेकंड प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करके। 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री होगा 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। सी ऑप्शन 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करने पर। डी ऑप्शन है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 82 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करने पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 82 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? पाश्चुरीकरण की खोज की थी लुई पाश्चर द्वारा। ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है एटीपी द्वारा, एसटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा या डब्ल्यूपीएल द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीओडी द्वारा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप बीओडी द्वारा करते हैं। बीओडी का पूरा फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जुकाम। जुकाम जो है वो वायरस के द्वारा होता है, वायरस संक्रमण के द्वारा जुकाम होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व तापमान, आर्द्रता, पवन, दृष्टि। ये वृष्टि होगा यहाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वृष्टि। भारत जो है भारत उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? जिसके फलस्वरूप भारतीय कृषि पर मौसम संबंधी दशाओं का विशेषकर वृष्टि का सीधा प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमान, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्यमंडल। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जब जाते हैं तो पहले तापमान घटता है और फिर बढ़ने लगता है। मध्यमंडल के बाद क्या होता है? तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्यमंडल की मध्य सीमा पर तापमान सामान्य से कम होकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मीथेन। मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। और कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण, नाभ की ऊर्जा, उत्पादक केंद्रों की विद्युत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सौर विकिरण। सौर विकिरण जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है। बाकी सब जो है वो परंपरागत स्रोत है। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, नाभ की ऊर्जा, उत्पादन केंद्रों की विद्युत है, ये सब परंपरागत है। जो गैर परंपरागत है वो सौर विकिरण। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रदर्शित करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों के लिए एक सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। विद्यालय ने जब किसी प्रदर्शनी का आयोजन किया था तो उसमें बच्चों की जो अंदरूनी क्षमताएं होती हैं
वो निखर के बाहर आती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को जल की उपयोगिता के विषय में बताने के लिए शिक्षक को क्या करना अधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में एक निबंध लिखने के लिए कहना, जल की उपयोगिता पर एक व्याख्यान देना, जल के दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके न होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से अवगत कराना, नदी, तालाब या समुद्र के चित्र बनाने के लिए कहना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को हम उदाहरण देकर समझाएंगे कि अगर जल नहीं है तो हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उन समस्याओं को वो समझ सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा गया कौन सी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ये इसके अनुरूप नहीं है, पाठचर्या के अनुरूप नहीं है। बाकी सब पाठचर्या पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के अनुरूप है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केंचुआ जो होता है किसानों का मित्र कहलाता है, क्योंकि मिट्टी को खोदकर उसे उपजाऊ बनाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन से उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना की जाती है। रोगों की विवेचना। नियोलॉजी में तंत्र से संबंधित रोगों की विवेचना की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। कहीं समुद्र में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है? थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैके लाइकेन है परजीवी, रसायन, अपघटक, स्वपोषी या सहजीवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सहजीवी। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें हम सहजीवी कहते हैं। राइबोसोम हुआ, लाइकेन हुआ, ये सब क्या था? सहजीवी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, ए और बी दोनों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, वाहनों में और उद्योगों में। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका महत्वपूर्ण घटक मीथेन गैस होती है और इसमें अल्प मात्रा में एथेन भी रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। विद्यार्थियों को पर्यावरण जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण जैसे चिड़ियाघर है, पक्षी रिजर्व उद्यान है, इनका उनको भ्रमण कराना चाहिए, जिससे बालकों में वास्तविक जगत में उन्हें मानव और पर्यावरण पारस्परिक संबंध को समझने में आसानी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लोपेड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, परावैंगनिक किरणों को, बीटा किरणों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनिक किरणें। ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। यह करती है सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाती है। अगर ओजोन की परत की मोटाई मापने की इकाई पूछा जाए तो क्या बताएंगे? ओजोन की परत मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी, बच्चे देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे देता है। चमगादड़ स्तनधारी होता है, वो बच्चे देता है और अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसलिए वो स्तनधारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए बायोटिक या बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी की पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। पर्यावरण जो है वो अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है और एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसके सभी घटक ए बायोटिक एक प्राकृतिक संतुलन में रहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNFPA, UNDP, यूनेस्को, WHO। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UNDP। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था है जो वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UNDP। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रायोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण रसायन है। ठोस CO2 भी मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया, जैट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैट्रोफा। जैट्रोफा है, करकास है, पोंगोमिया आदि जो होते हैं वो बायोडीजल निर्माण में महत्वपूर्ण साधन होते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया था? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्वी कल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद, सिल्क, फूल और वृक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन एवं वन उत्पाद के लिए। सिल्वीकल्चर जो है वो वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर ए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। कांच की बोतलों में जार को जब अचार भरते हैं ना, उससे पहले उनको
धूप में रख देते हैं, क्योंकि उनमें जो नमी होती है वो गायब हो जाए, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो अचार हमारा जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है। इसलिए कांच के बर्तनों की नमी पहले दूर करते हैं उसको धूप में रखकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप। सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का, हाथी और बकरी ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। सांप जो है द्वितीय श्रेणी का है, शेर जो है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। झूम खेती जो है वो पर्वतीय पठारी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली एक अस्थायी प्रकार की खेती होती है। ये खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जैसे नागालैंड है, मेघालय है, इनमें झूम की खेती की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है हमारे, उनको आप क्विज के लिए, पहला चैनल क्विज के लिए जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा चैनल किसी प्रकार के नोट्स चाहिए हो, MP टेट, सुपर टेट, UP टेट, किसी से रिलेटेड नोट चाहिए हो तो आपको हमारे ये दूसरे वाले चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।